सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो हम लोग साइंस में डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे कार्य और ऊर्जा का पार्ट 2। आज जो हमारा होगा कार्य और ऊर्जा का पार्ट 2 होगा। इससे पहले के वीडियो में मैंने कार्य और ऊर्जा का पार्ट 1 आपको बहुत अच्छे से डिस्कस कराया, जिसमें मैंने आपको कार्य क्या होता है, कार्य का सूत्र क्या होता है और ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, और उसमें से मैंने एक प्रकार की ऊर्जा को डिस्कस भी कराया था, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को। यांत्रिक ऊर्जाएं दो प्रकार की होती थी, स्थिरित ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे उसी का आगे, जस्ट उसी के तुरंत आगे हमारा जो टॉपिक है वही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे ऊष्मीय ऊर्जा कि ऊष्मीय ऊर्जा होती क्या है। लेक्चर को अंत तक जरूर देखना और वीडियो को जितने भी साथी अभी तक देख रहे हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर देंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। बात करेंगे ऊष्मीय ऊर्जा को। ऊष्मीय ऊर्जा किसे कहते हैं? तो जैसा नाम वैसा काम। ऊष्मा मतलब क्या होता है? गर्म। ऊष्मा मतलब क्या होता है? गर्म। यही तो होता है कि जब ऊष्मा कहीं पैदा होगी तो वस्तु क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। तो ऐसी ऊष्मा, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? ऐसी ऊष्मा जो वस्तु गर्म होने को बताए। ऐसी ऊष्मा जो वस्तु को गर्म महसूस कराए, वस्तु को गर्म महसूस कराए, गर्म बताए या गर्म महसूस कराए, ठीक है ना, गर्म महसूस कराए। ऐसी ऊष्मा जो वस्तु को गर्म महसूस कराए मेरी ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। देखिए, ऊष्मा का मतलब गर्म ही होता है, तो इस प्रकार की ऊष्मा अगर हमको पहचानना पड़ेगा तो गर्मी से सीधा हम लोग रिलेट करेंगे, ठीक है ना। किससे रिलेट करेंगे? गर्मी से। अब इसका उदाहरण, जैसे आप लोग क्या करते हो, बहुत से साथी देखे भी होंगे और जो मेरे साथी लड़कियां लोग जो पढ़ रही हैं उनको पता भी होगा कि जब वो कोई खाना बनाती हैं, बड़े से बर्तन में जब कोई खाना बनाती हैं, सपोज कर लिया ये यहाँ पर कोई ना बड़ा सा एक बर्तन रखा है, ये कोई बड़ा सा बर्तन रखा, अगर इसको किसी चूल्हे के ऊपर रखकर उसको बनाएंगे, गर्म करेंगे, तो इसके ऊपर कोई प्लेट रखी, प्लेट, तो प्लेट क्या होती है, कुछ टाइम बाद ये प्लेट ऊपर की ओर उठने लगती है, प्लेट ऊपर की ओर उठने लगती है। भाई जब इसमें भाप बनती है तो भाप क्या करती है कि प्लेट को ऊपर की ओर उठाने लगती है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्मीय ऊर्जा। इसी को क्या कहते हैं? ऊष्मीय ऊर्जा। और ये प्लेट इतनी गर्म हो जाती है, इतनी गर्म हो जाती प्लेट कि जिसको छू पाना संभव नहीं है। और अगर आप छूने बैठोगे, इसको छूने जाओगे तो छुओगे तो हाथ में आपके फोला भी पड़ सकता है। तो सीधी वही बात हुई कि ऐसी ऊर्जा जिसमें वस्तु गर्म महसूस हो, वस्तु गर्म महसूस हो, मेरी ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। और ऊष्मीय ऊर्जा याद रखना, ऊष्मीय ऊर्जा को एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं, याद रखना भैया, यांत्रिक ऊर्जा में बदल सकते हैं। ये पॉइंट आप लोग याद रखना, ठीक है ना। जो ऊष्मीय ऊर्जा होगी उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदल लेंगे। कैसे पता है? कैसे? जो दोनों हाथ की हथेलियाँ होती हैं, इनको जब रगड़ेंगे ये गतित करेंगी और स्थित भी रहेंगी, लेकिन इसमें जो ऊर्जा होगी वो ऊष्मीय ऊर्जा होगी। क्यों? क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि हाथ आके हथेलियाँ बहुत गर्म हो जाएंगी, और जब हथेलियाँ गर्म हो जाती हैं, जब कोई वस्तु गर्म हो जाती है तो मेरी ऊष्मीय ऊर्जा होती है। तो ये पॉइंट सीधा एग्जाम में पूछ सकता है कि किस ऊर्जा को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा में बदल सकते हैं, तो ऊष्मीय ऊर्जा को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा में बदल सकते हैं। चीज़ें क्लियर है ना। अच्छा, अब एक बात समझो, ऊष्मीय ऊर्जा में इतना पावर है, ऊष्मीय ऊर्जा में इतना पावर है कि एक आप लोगों ने वैज्ञानिक का नाम सुना होगा, जेम्स वाट ने। किसका नाम? जेम्स वाट ने। इन्होंने क्या किया था? जेम्स वाट ने किसकी खोज की थी? जरा बताओ, जेम्स वाट ने किसकी खोज की थी? तो सही सुना आपने, जेम्स वाट ने भाप का इंजन बना दिया। किसका इंजन? भाप का इंजन। भाप से चलने वाला इंजन जेम्स वाट ने बना दिया। और भाप कब बनेगी? जब कोई वस्तु गर्म होगी। तो जो बनाए थे जेम्स वाट भाप का इंजन, उसमें कौन सी ऊर्जा प्रयुक्त होती थी? उसमें ऊष्मीय ऊर्जा प्रयुक्त होती थी, याद रखना। जो जेम्स वाट ने भाप का इंजन बनाया था उसमें ऊष्मीय ऊर्जा प्रयोग की जाती थी। समझ गए इतना? ऊष्मीय ऊर्जा क्या होता है समझ गए। अब बढ़ते हैं अपने प्रकाशिक ऊर्जा की तरफ, जो कि हो जाएगा ऊर्जा का तीसरा पार्ट। ऊर्जा का तीसरा पार्ट क्या हो जाएगा? प्रकाशिक ऊर्जा। देखिए, जो तुम्हारी प्रकाशीय ऊर्जा है, ऊर्जा का तीसरा प्रकार क्या है? प्रकाशीय ऊर्जा।
जैसा नाम वैसा काम। अगर आप नाम समझ गए, नाम का अगर अंश आप समझ गए तो आप इसको अच्छे से बता सकते हो, अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। कैसे? प्रकाशीय माने इसका मतलब क्या होगा? प्रकाश। इसका मतलब क्या होगा? प्रकाश। तो ऐसी ऊर्जा जो प्रकाश देती है या प्रकाश से रिलेट होती है हमारी प्रकाशीय ऊर्जा कहलाती है। क्या हो जाएगा? ऐसी ऊर्जा जिससे हम वस्तुओं को देखते हैं, जिसके प्रकाश में हम वस्तुओं को देखते हैं, मेरी प्रकाशीय ऊर्जा कहलाती है। इसकी डिफिनेशन क्या बन जाएगी? ऐसी ऊर्जा जिसके प्रकाश से हम वस्तुओं को देखते हैं। किसको देखते हैं? वस्तुओं को देखते हैं, मेरी क्या हो जाती है? प्रकाशीय ऊर्जा हो जाती है। ऐसी ऊर्जा जिससे हम वस्तुओं को देखते हैं मेरी प्रकाशीय ऊर्जा कहलाती है। समझो जरा, ये मैंने बना दिया एक रूम, ये है, ये आपका एक कमरा है और यहाँ पर कोई वस्तु रखी, मैंने समझ लिया यहाँ पर बॉल रखी है, ठीक है ना। और यहाँ पर आप क्या किया? यहाँ पर आप खड़े हैं, आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये प्रकाशीय ऊर्जा है। यहाँ पर एक रूम है, यहाँ पर आप खड़े हुए हैं और यहाँ पर समझ लीजिए नाइट की बात हो रही है। किसकी? नाइट की। ये रात का समय है, नाइट का समय, रात की बात हो रही है। तो मैंने कहा ये दरवाज़ा, कमरा पूरा खुला हुआ है ना, मैं कहूँ क्या तुम यहाँ से इस बॉल को देख सकते हो, इस बॉल को देख सकते हो यहाँ से? बताओ, यहाँ से क्या आप इस बॉल को से देख सकते हो नाइट में, विदाउट लाइट, बिना प्रकाश के? तो आपका आंसर आएगा नो, आप नहीं देख सकते हो। लेकिन वहीं पर मैंने यहाँ पर क्या किया? एक बल्ब लगा दिया, मैंने एक बल्ब लगा दिया और बल्ब से प्रकाश निकलने लगा। तब मैंने देखा कि मैं यहाँ खड़ा था, जैसे बल्ब जला तो मैंने इस बॉल को बहुत अच्छे से देखना, बहुत अच्छे से हम लोग इसको देखने लगे। किस कारण? क्योंकि वहाँ पर प्रकाशीय ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उस रूम में, उस रूम में प्रकाशीय ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। भाई बल्ब जलाया, बल्ब का प्रकाश इस बॉल पे पड़ा और ये जो प्रकाश है परिवर्तित होकर मेरी आंख पर पड़ा और मेरा इस बॉल का प्रतिबिंब मेरे रेटिना पर बन गया। हाँ, याद रखना, जो वस्तु का प्रतिबिंब आंख पर बनता है वो मेरी रेटिना पर बनता है, ये भी पॉइंट याद रखना। हो सकता है पेपर में आ भी सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें बहुत क्लियर हो गई, समझ में आ गया? बोलो, आ गया समझ में कि नहीं आ गया? भाई ये प्रकाश जैसे जला, इसका प्रकाश बॉल पे पड़ा और बाल की छाया हमारी आंखों पर पड़ी और हमने बाल को अच्छे से देख लिया, तो यही होती है प्रकाशीय ऊर्जा। प्रकाश का मतलब उसके प्रकाश में हम वस्तुओं को देख सके, मेरा प्रकाशीय ऊर्जा कहलाता है, ठीक है ना। अब समझो यहाँ पर जो बल्ब जला, जैसे एक उदाहरण भी मैं आपको बता दूँ, अच्छे समझना, ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछ भी लिया जाता है, जो बल्ब जला हमारा रूम में, क्या जला? बल्ब। तो बल्ब में एक लगा होता है तंतु का तार। किसका तार लगा होता है? तंतु का, तंतु लगा होता है, तंतु का तार लगा होता है और उस तार से क्या होता है? प्रकाश निकलता। लेकिन तंतु तार काहे का बना होता है? तो वो बनता है टंगस्टन का बना होता है। याद रखना, जो बल्ब बनाने में तार प्रयुक्त किया जाता है वो तार आपका टंगस्टन का बना होता है। चीज़ें क्लियर? प्रकाशीय ऊर्जा क्या होता है समझ में आ गया। अब पहुँचते हैं अपने अगली ऊर्जा की तरफ, देखते हैं हमारी अगली ऊर्जा क्या हो जाएगा। अगली ऊर्जा आपकी आती है चुंबकीय ऊर्जा। 4 नंबर कौन सी ऊर्जा आती है आपकी? चुंबकीय ऊर्जा। ये चुंबकीय ऊर्जा क्या होती है? तो जैसा नाम भैया वैसा काम। अगर आप नाम समझ गए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप नाम समझ गए तब आप इसको बहुत अच्छे से समझ जाओगे। चुंबक, अब देखो मैंने बना दिया यहाँ पर एक चुंबक है, मैंने यहाँ पर आपके 2 मैग्नेट बना दिए। चुंबक को इंग्लिश में मैग्नेट ही कहते हैं, ठीक है ना। मैंने 2 मैग्नेट यहाँ पर बना दिए। अब ये 2 मैग्नेट बन गए। अब मैग्नेट में 2 ध्रुव होते हैं, ध्रुव का मतलब कोने होते हैं। एक होता है तुम्हारा नॉर्थ, एक होता है तुम्हारा साउथ। एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। समझ गए थे ना? एक नॉर्थ एक साउथ, यानी एक उत्तर एक दक्षिण। 2 ध्रुव होते हैं, ध्रुव के 2 कोने होते हैं, ध्रुव होते हैं किसके? मैग्नेट के। तो ये अपनी तरफ एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ये एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। कब? जब हमारा या तो लोहा होगा और या फिर हमारा चुंबक ही होगा। लोहे से बनी कोई भी वस्तु हो सकती है या चुंबक हो सकती है, तभी वो एक दूसरे को अपनी तरफ ना आकर्षित करेंगे, अदरवाइज नहीं आकर्षित करेंगे। अगर मैं कहूँ एक चुंबक है, मैं कह दूँ एक ये तुम्हारा चुंबक है और एक ये तुम्हारी लकड़ी है, ये तुम्हारा चुंबक है, मैग्नेट है और ये तुम्हारी लकड़ी है, तो क्या ये बताओ अपनी तरफ चुंबक इसको आकर्षित करेगा? अपनी तरफ लकड़ी को आकर्षित करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कुछ तो सेंस है,
कुछ तो कारण है जो चुंबक इसको आकर्षित करता है, लोहे से बनी अपनी वस्तु को आकर्षित करता। क्यों करता? क्योंकि चुंबक के ध्रुवों के बीच चुंबकीय ऊर्जा कार्य करती है। चुंबक और लोहे के बीच चुंबकीय ऊर्जा काम करती है, तभी तो वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो ये इसी को कहते हैं हम लोग चुंबकीय ऊर्जा। समझे बहुत अच्छी बात कि चुंबक के जो दो ध्रुव होते हैं वो ध्रुव एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कहने का मतलब चुंबक सजातीय होते हैं इसलिए अपनी तरफ आकर्षित करता है, बट लकड़ी से बनी कोई वस्तु को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है, इसलिए चुंबक में चुंबकीय ऊर्जा होती है। समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलो समझ गए। अगली ऊर्जा की तरफ बढ़े। आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, बस अच्छे से समझ लीजिए बस। चलो अब अगला जो मेरा ऊर्जा आता है वो होता है विद्युत ऊर्जा। अगली क्या आती है मेरी विद्युत ऊर्जा। देखिए इंपॉर्टेंट है ये, आप अगर समझ गए हो तो आप इसकी डिफिनेशन अच्छे से लिख सकते हो। अगर समझ गए हो तो इसकी डिफिनेशन अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है ना। अगली मैं बात करूँ होती है मेरी विद्युत ऊर्जा। ये विद्युत ऊर्जा क्या होती है? विद्युत ऊर्जा, ये तुम्हारी विद्युत ऊर्जा होती है, ये सेम काम करती है आपकी चुंबकीय ऊर्जा की तरह। ये सेम रहेगी चुंबकीय ऊर्जा की तरह। क्यों रहेगी भैया जरा समझो। चुंबकीय ऊर्जा में क्या था? दो मैग्नेट आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते थे। एक दूसरे के दो मैग्नेटों के बीच जो ऊर्जा काम करती थी उसे चुंबकीय ऊर्जा कहते थे। लेकिन इस सिचुएशन में विद्युत ऊर्जा में दो आवेशों के बीच जो काम करेगी ऊर्जा, दो आवेशों के बीच जो ऊर्जा काम करेगी वही मेरी विद्युत ऊर्जा कहलाती है। दो आवेशों के बीच, अब आवेश कोई भी हो सकते हैं, विद्युत हीटर, विद्युत बल्ब, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन दो आवेशों के बीच काम करेगा। और याद रखना ये चुंबक की तरह इसे क्यों कहा जाता है कि ये ऊर्जा चुंबक की भांति क्यों कहा करते हैं? क्योंकि चुंबक में भी गति होती है, चुंबकीय में भी गति होती है, इसमें भी गति होती है। भाई यहाँ से मैंने कह दिया ये कोई मेरा पावर हाउस है, ये मेरा कोई पावर हाउस है। अब यहाँ से जो आवेश जाएगा, इस करंटे तो बोलते हैं उसको, यहाँ से कोई आवेश जाएगा तार के द्वारा और किसी घर में, ये मान लिया मैंने कोई घर है, किसी घर में अगर लाइट पहुँचाना है, करंट पहुँचाना है, तो वो आवेश ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा? और करंट आकर्षित करता है अपनी ओर। आपको पता होगा कि किसी को करंट मार देता है तो उसमें चिपका लेता है कि नहीं चिपका लेता है। अरे देखे होगे, नहीं तो सुने तो होगे ही होगे कि उनको करंट मार इतनी जल्दी से उनको छोड़ता नहीं है। जिसकी बिजली लगती है उसको इतनी जल्दी से लोग छोड़ता नहीं है उसको बिजली ना, क्योंकि उसमें चिपकाए लगता है और चिपकाने का कार्य तो चुंबक का होता है। तो चुंबक के साथ साथ विद्युत ऊर्जा में भी चुंबकीय ऊर्जा की जैसे गति होती है, ठीक है ना। विद्युत ऊर्जा को हम लोग किस में बदल सकते हैं? ऊष्मीय ऊर्जा में बदल सकते हैं। इसको भी हम लोग ऊष्मीय ऊर्जा में बदल सकते हैं। बताओ कैसे? इसको भी हम लोग ऊष्मीय ऊर्जा में बदल सकते हैं। विद्युत ऊर्जा को कैसे बदल सकते हैं तो जरा समझो। आपने विद्युत हीटर तो देखा होगा जिसमें भोजन बनता है, हीटर देखा ना। तो हीटर में क्या होता है तुम्हारा कि कार्य तो विद्युत ऊर्जा करती है, लेकिन जब हीटर को हम छूने जाएंगे, टच करेंगे हीटर को, तो हीटर क्या होगा? गर्म होगा। इसीलिए जब हम कुछ समय बाद अगर विद्युत ऊर्जा उसमें ना दें तब भी मेरी हीटर जो रहेगा थोड़े समय के लिए गर्म ही रहेगा। इसीलिए हम लोग विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदल सकते हैं। चीज़ें क्लियर है? इसीलिए विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदल सकते हैं। क्यों? क्योंकि भैया विद्युत ऊर्जा हीटर, सपोज देन हीटर में बल्ब ले लो, 100 वाट का आप बल्ब ले लो, उसको आप अगर 5 मिनट के लिए ऑन कर दोगे, उसके बाद आप उसको अगर छूने जाओगे तो इतना गर्म हो जाता है कि छू पाना संभव नहीं होता। और अगर हम लोग छू भी लें, अगर ज़बरदस्ती करके छू भी लें सपोज करके, तो मेरे हाथ में फोला भी पड़ सकता है। चीज़ें समझ रहे हो ना? बातों को समझिए, बाकी लेक्चर में कुछ भी नहीं है। मैं आपको अगर यहाँ पर पूरी डिफिनेशन लिख कर बता दूंगा तब भी आपको उतना समझ में नहीं आएगा जितना आपको बातें अगर समझ गए तब उससे समझ में आएगा, ठीक है ना। विद्युत ऊर्जा क्या होती है? तो ऐसी ऊर्जा जो दो आवेशों के बीच कार्य करती है मेरी विद्युत ऊर्जा होती है। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदल सकते हैं क्योंकि अगर हीटर को छूने जाएंगे तो गर्म होगा और इसीलिए मैं इसको इसमें बदल सकता हूँ। चीज़ें क्लियर? अब बढ़ते हैं हम लोग अगली ऊर्जा की तरफ। देखते हैं हमारी अगली ऊर्जा मेरी आती है ध्वनि ऊर्जा। अगली क्या आती है मेरी? ध्वनि ऊर्जा। ये ऊर्जा क्या होती है? ध्वनि ऊर्जा। अब ये तो आप लोग को पता ही होगा क्योंकि ये क्लास 7 या 8 में इसके ऊपर तो पूरा टॉपिक चैप्टर ही है ध्वनि ऊर्जा। तो ध्वनि मतलब क्या होता है? आवाज़। ध्वनि मतलब क्या होता है? आपकी आवाज़, है ना। आवाज़ ही तो होता है ध्वनि का मतलब। तो ऐसी ऊर्जा जो हमारे कानों में सुनने की संवेदना उत्पन्न करे, ऐसी ऊर्जा जो हमें सुनने में संवेदना उत्पन्न करे ना, सुनने में सहायता करे या संवेदना उत्पन्न करे। चलो मैं सहायता लिख दे रहा हूँ, सहायता करे।
ध्वनि ऊर्जा कहलाती है। ऐसी ऊर्जा जो हमें सुनने में सहायता करे मेरी ध्वनि ऊर्जा कहलाती है। और इसको एक नाम से और भी जानते हैं, इसको कंपन ऊर्जा के नाम से जानते हैं। अगर पेपर में कंपन ऊर्जा आ गया तो ये मत समझना सर आपने कंपन ऊर्जा नहीं बताया, इस ध्वनि ऊर्जा को ही कंपन ऊर्जा कहते हैं। क्यों कहते हैं जरा सुनो। यहाँ पर मैंने समझ लिया कोई बंदा खड़ा है, यहाँ पर कोई एक व्यक्ति खड़ा है, अच्छा वाला व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है। अगर ये मुंह से कुछ भी चिल्लाएगा तो जो हमारी आवाज़ जाती है वो आवाज़ बिल्कुल सीधे नहीं जाती है, बिल्कुल सीधे नहीं जाती। कहने का मतलब यहाँ पर कोई एक बंदा और खड़ा है, इसने इसको आवाज़ दिया। सपोज देन मैंने मान लिया राम है, ये क्या है राम है, इन्होंने राम पुकारा तो राम क्या राम को उनकी आवाज़ सुनाई पड़ेगी? इन्होंने राम पुकारा तो क्या राम को ही इनको आवाज़ सुनाई पड़ेगी? नहीं, क्योंकि जो हमारी ध्वनि होती है वो कंपन करते हुए चलती है, वो कुछ ऐसे जाएगी ध्वनि, कुछ ऐसे जाती है तुम्हारी ध्वनि, तब इनके पास पहुंचेगी। कहने का मतलब आसपास के लोग भी सुन पाएंगे। तो ये होती है मेरी ध्वनि ऊर्जा, इसीलिए हम इसको कंपन ऊर्जा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कंपन होता है। क्या होता है? कंपन। भाई कोई चीज़ आप बोल के देख लो, अगर आप कुछ दूरी पर खड़े किसी वस्तु को पुकारोगे, किसी बंदे को पुकारोगे, तो उसके आसपास जो भी होगा वो भी सुन जाएगा और वो व्यक्ति तो सुनेगा ही। समझ रहे हो ना? ये कंपन के कारण ही होता है। कभी आपने देखा होगा कि दूर स्थित किसी बिल्डिंग पर आप लोग तेजी से आप लोग शोर मचाते हैं तो आवाज़ टकरा के वापस आती है, तो वो कंपन के कारण ही होता है। क्लियर इतना? तो इसीलिए इसको हम लोग कंपन ऊर्जा भी कहते हैं। समझ गए? बोलो। अब बढ़ते हैं अगले ऊर्जा की तरफ, देखते हैं अगली ऊर्जा हमारी क्या होती है। अगली की ऊर्जा क्या होती है? चलो, अगली ऊर्जा जो मेरी आती होती है भैया रासायनिक ऊर्जा। क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा। देखिए अब बहुत अच्छे समझ लेना, बस अभी हम लोग आगे और भी कुछ टॉपिक है, इसमें पूरा चैप्टर आज क्लियर करने वाले, ठीक है ना? पूरा चैप्टर आज क्लियर करने वाले हैं। अब बात करें होती है रासायनिक ऊर्जा। क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा, देखो रासायनिक का मतलब क्या होता है? केमिकल से, समझ लीजिए केमिकल से, है ना? ऐसी ऊर्जा जो क्रिया के बाद उत्पन्न, रासायनिक क्रिया के बाद, रासायनिक क्रिया के बाद जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, रासायनिक क्रिया के बाद जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसे हम लोग रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। रासायनिक जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम लोग रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। क्या ऊर्जा कहते हैं? रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। सपोज देन, जैसे मैंने कह दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने पर ये H होता है आपका हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन होता है O2, ऑक्सीजन के साथ अगर क्रिया करा देंगे तो हमारा जल बन जाता है, यानी H2O बन जाता है, जो कि मेरा जल होता है। तो इस क्रिया में तुम्हारी ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसको हम लोग रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जैसे मैंने कह दिया, एक और मैंने कह दिया, जैसे ये हो गई आपका मैग्नीशियम प्लस O2, तो यहाँ पर जब हम ऊर्जा कराएंगे तो MgO आएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड आएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड आ जाता है, ठीक है ना? तो इस प्रकार की ऊर्जा को हम लोग रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। समझ में आ गया? रासायनिक ऊर्जा किसे कहते हैं? तो ऐसी ऊर्जा जो किसी रासायनिक क्रिया के उपरांत या उसके बाद जो उत्पन्न होती है उसे रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। चीज़ें क्लियर? जैसे H+O2 = H2O। क्लियर? पहुँचे अगली की तरफ? चलो इतना नोट कर लीजिए, फिर अगली ऊर्जा पे पहुँचते हैं। देखिए अब बात करेंगे हम लोग नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं? बस केवल लैंग्वेज को समझिए मेरे दोस्त। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत उठते हैं, दिक्कत मत लेना, सब समझ में आ जाएगा। अभी मैं एक्सरसाइज भी आपको सॉल्व कराऊंगा, अभी मैं आपको बताऊंगा अभी क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं। नाभिकीय ऊर्जा, ये नाभिकीय ऊर्जा क्या होती? तो ऐसी ऊर्जा जो नाभिक के विखंडन से प्राप्त होती है उसे हम लोग नाभिक ऊर्जा कहते हैं। किसके? नाभिक के विखंडन से। नाभिक के विखंडन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, विखंडन मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम लोग नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा
कहते हैं। ऐसी ऊर्जा जो नाभिक के विखंडन से प्राप्त होती है उसे हम लोग नाभिकीय ऊर्जा भी कहते हैं। चीजें क्लियर। जैसे हम बात करें विद्युत उत्पादन, इसका मतलब विद्युत उत्पादन एक होता है तुम्हारा विस्फोट करने के समय। किसके करने समय? विस्फोट करने के समय जो विद्युत उत्पादन किया जाता है उसको हम लोग नाभिकीय ऊर्जा कहलाते हैं। आप लोग जानते हो कि परमाणु बम, क्या जानते हो? परमाणु बम, इसको पता है ना? परमाणु बम में तुम्हारा नाभिकीय ऊर्जा ही काम करती है। क्यों काम करती? क्योंकि परमाणु बम कई छोटे छोटे विखंडनों से बनता है, इसलिए इसको हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। आपको पता होगा एक जापान में शहर आता है हिरोशिमा और नागासाकी। क्या आता है? हिरोशिमा और नागासाकी। वहाँ पर एक बार बम गिराया गया था, सन तो नहीं याद है, 19 कुछ में है, सन नहीं याद क्लियर है इसलिए नहीं बताऊंगा। वहाँ पर बम गिराया गया था, ये परमाणु बम। तो परमाणु बम इतना खतरनाक होता है कि यहाँ आज भी तुम्हारे जो लड़के होते हैं, यहाँ पर लड़के होते हैं आज भी हिरोशिमा और नागासाकी में, वो लंगड़े लूले, यानी कि उनका एक ना एक अंग खराब जरूर होता है। इतना ज़्यादा ये खतरनाक परमाणु बम होता है। ये मिलकर किससे बनता है? नाभिकीय ऊर्जा से बनता है। इसके फटने पर नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, एकदम सटीक से लाइट उत्पन्न होगी वहाँ पर। तो इसको हम लोग कहते हैं नाभिक के विखंडन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। विद्युत उत्पादन में कहने का जब विस्फोट करने के लिए जो विद्युत उत्पादन किया जाता है उससे हम लोग परमाणु बम बनाते हैं। क्लियर? इतना बोलो, क्लियर समझ में आ रहा है? बढ़े अगली ऊर्जा की तरफ। चलिए फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगली ऊर्जा की तरफ बढ़ते हैं जो कि लास्ट है मेरा सौर ऊर्जा। बिल्कुल लास्ट आ गए हैं हम लोग। अभी पढ़ेंगे ऊर्जा के स्रोत, ठीक है ना? बिल्कुल दिक्कत मत लेना, हर एक चीज आपको बताऊंगा। बस अर्थे आपको काम एक ही करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना है। अब हम बात करेंगे सौर ऊर्जा की। ये सौर ऊर्जा क्या होती है? इससे तो आप लोग बहुत अच्छे से वाकिफ होगी। सौर ऊर्जा क्या होती है? तो सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं भैया? सौर ऊर्जा कहते हैं। जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। जो ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से उत्पन्न होती है उसे हम लोग सौर ऊर्जा कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, अब मैं थोड़ा सा आपको डायग्रामेटिक समझाऊंगा। जैसे मैंने कह लिया यहाँ पर कोई ना पैनल लगा हुआ है, मैंने मान लिया ये मेरा एक पैनल लगा है, ठीक है ना? ये कोई पैनल लगा हुआ है, ये मैं यहाँ पर आपको बता भी दूँ, ये हो गया पैनल जानते हो ना, पता होगा आपको। ये लोहे की छड़ लगी है, लोहे की छड़ पे रुका है पैनल, लोहे की छड़। और यहाँ से तार लगे हैं ना, ये देखो तार लग कर आए और यहाँ पर हमारी बैटरी रखी हुई है। ये आपका प्लस हो गया, ये आपका माइनस हो गया। आपको पता है कि बैटरी में एक तरफ प्लस होता है, एक तरफ माइनस, धन आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। ये मैंने मान लिया मेरी बैटरी रखी है, ठीक है ना? बैटरी। तो अब यह करंट आया सौर ऊर्जा से, यानी कि इस पैनल ने सौर ऊर्जा से, सपोज करके मैं यहाँ पर एक सूर्य भी बना लेता हूँ। सूर्य का प्रकाश आया इस पैनल पे पड़ा, तो इस पैनल ने सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में बदल दिया। और ये ऊर्जा इस तारों के द्वारा, ये जो तार लगे हैं इस तार के द्वारा आपके बैटरी में पहुंची। और बैटरी से फिर ये मान लिया मैंने आपका घर है, ये आपका घर है, इस बैटरी में एक तार से हम लोगों ने करंट ले जाकर अपने घर में ऊर्जा को प्रयोग किया। तो इस प्रकार की ऊर्जा को हम लोग सौर ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा। जो ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से उत्पन्न होती है उसे हम लोग सौर ऊर्जा कहते हैं। और एक बात याद रखना, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? आपको पता होगा एक कन्वर्टर आता है, कन्वर्टर जिसको हम विद्युत ऊर्जा बैटरी में लगा दें। AC DC होता है यार, समझ लो सीधा, AC और DC होता है। DC मतलब क्या होता है? बैटरी वाला करंट। जो सीधे बैटरी में तार लगा दें तो वो मेरा काम करने लगेगा, वो होता है बैटरी वाला करंट। लेकिन DC को AC बनाने के लिए हमको एक चीज़ की ज़रूरत होती है जिसे हम क्या कहते हैं? कन्वर्टर कहते हैं ना।
जो क्या करता है, अगर हम कुछ ऐसे बना होता है, सपोज करके मैं आपको बता रहा हूँ ना, डायग्रामेटिक समझा रहा हूँ, वो ऐसे बना होता है, उसमें 3 प्लग लगे होते हैं, ऐसे करके प्लग लगे होते हैं। तो हम जो लाइट, उसमें 2 तार लगे होते हैं, 2 तार, यहाँ से मैंने बात किया 2 तार, एक प्लस एक माइनस। अगर मैं इसको प्लस वाले का प्लस में ऐड कर दूँ, माइनस वाले को माइनस में ऐड कर दूँ, तो हम यहाँ से प्लग लगाकर अपनी लाइट वाली टीवी भी चला सकते हैं। जो टीवी मेरी विद्युत ऊर्जा से चलती है, जो टीवी मेरी विद्युत ऊर्जा से चलती है, तो कन्वर्टर के द्वारा हम उसको सौर ऊर्जा से भी चला सकते हैं। इसीलिए सौर ऊर्जा को हम लोग विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। बोलो समझ में आ गया ना? इसीलिए हम सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। बिल्कुल अच्छे समझना, कोई टेंशन नहीं, समझ में आ जाएगा। बस आपको साथ में नोट्स कर बनाते हुए चलिए भाई मेरे, आपको एकदम से क्लियर होने वाला है। क्या कि सौर ऊर्जा किसे कहते हैं? ऐसी ऊर्जा जो सूर्य के प्रकाश से बनती है उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं किसी से, कन्वर्टर से, AC DC जो कि होता है। समझ गए थे ना? अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताना था लेकिन मैंने आपको नहीं बताया, अब मैं लास्ट में आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना? समझ लीजिए कुछ पॉइंट, इससे क्वेश्चन बनते हैं, इससे क्वेश्चन बनते हैं। समझ लीजिए, सूर्य यानी एकमात्र पृथ्वी पर ऊर्जा का सूत्र क्या, स्रोत क्या है? पृथ्वी पर एकमात्र ऊर्जा का स्रोत क्या है? पृथ्वी पर एकमात्र जो ऊर्जा का स्रोत है वो आपका सूर्य है। क्या है? सूर्य। क्या है? सूर्य। पृथ्वी पर एकमात्र ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है। और एक चीज याद रखना, ऊर्जा को हम नष्ट नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऊर्जा को हम नष्ट नहीं कर सकते हैं। ऊर्जा को हम नष्ट नहीं कर सकते। बस हाँ, एक काम कर सकते हैं, नष्ट नहीं कर सकते, एक काम कर सकते हैं, उसका रूपांतरण कर सकते हैं, उसका रूपांतरण कर सकते हैं, बस रूपांतरण कर सकते हैं, लेकिन उसको नष्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऊर्जा का पृथ्वी पर एकमात्र स्रोत क्या है? सूर्य है। और सूर्य को तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम उसको नष्ट कर दो। आप क्या कर सकते हो? विद्युत ऊर्जा को नष्ट कर सकते हो, सौर ऊर्जा को नष्ट कर सकते हो, लेकिन आप सूर्य से प्राप्त यानी जो सूर्य है हमारा ऊर्जा का एकमात्र स्रोत पृथ्वी पर, उसे आप खत्म कर सकते हो? अरे नहीं खत्म कर सकते हो। इसीलिए ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन ऊर्जा का रूपांतरण किया जा सकता है। जैसे उसमें ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल सकते हैं, हाथों को रगड़कर, विद्युत ऊर्जा को सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार चीज़ें क्लियर? बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया है? बढ़े हम लोग अब आगे। अब देखेंगे हम लोग ऊर्जा के स्रोत को। क्या देखेंगे? ऊर्जा के स्रोत को। अब हम बात करेंगे ऊर्जा के स्रोत की। किसकी बात करेंगे? ऊर्जा के स्रोत की। ठीक है ना? तो अच्छे से समझना। अब बात करेंगे ऊर्जा के स्रोत की। तो ऊर्जा के जो स्रोत हैं उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से कैटेगरी? तो देखो, ऊर्जा के 2 स्रोत हैं। कौन कौन से? एक तो है आपका आणविकरणीय, आणविकरणीय ऊर्जा, आणविकरणीय, और एक है आपका नवीकरणीय, नवीकरणीय, आणविकरणीय और नवीकरणीय। अब यहाँ से समझो एक पॉइंट, आणविकरणीय का मतलब क्या होता है? ऐसी ऊर्जा यानी ऐसे स्रोत जिनका अगर हम लोग ज़्यादा प्रयोग करने लगेंगे, ऐसा हमारे स्रोत जिनका हम ज़्यादा प्रयोग करने लगेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारे पृथ्वी पर नष्ट हो जाएंगे। वही होते मेरे अनवीकरणीय स्रोत। लेकिन नवीकरणीय का मतलब जिसको हम बार बार बना सकते हैं, वो कभी खत्म नहीं किए जा सकते, उसको हम लोग बोलते हैं नवीकरणीय स्रोत। क्लियर? अब अनवीकरणीय स्रोतों को हम लोग 2 भागों में बांटे हैं। इसको 2 भागों में बांटे हैं। कौन कौन से होते हैं? तो जरा समझो, इसको हमने 2 भागों में बांटा। एक होते हैं जीवाश्म, जीवाश्म, और एक होते हैं आपके जीवाश्म, और एक नाभिकीय, एक आते हैं आपके नाभिकीय। ऊर्जा के स्रोतों को 2 भागों में बांटा गया, नवीकरणीय, अनवीकरणीय। अनवीकरणीय को 2 भागों में बांटा गया, जीवाश्म और नाभिकीय। अब जीवाश्म को 3 भागों में बांटा गया है। जीवाश्म को 3 भागों में बांटा गया। पहला आपका आ गया कोयला, क्या आ गया? कोयला। और दूसरा आपका आ गया पेट्रोलियम, दूसरा आ गया आपका पेट्रोलियम, और तीसरा आ गया आपका प्राकृतिक गैसें, प्राकृतिक गैसें। क्या आ गया? प्राकृतिक गैसें। अब यहाँ से थोड़ी सी बात समझ लीजिए। इसको जीवाश्म ऊर्जा में बोल सकता हूँ और इसको हम लोग नाभिकीय ऊर्जा बोल सकते हैं। ठीक है ना? अभी मैं उस तरफ नहीं पहुँचा हूँ, अभी मैं इसी तरफ पढ़ा रहा हूँ।
ऊर्जा के स्रोतों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, अनवीकरणीय और नवीकरणीय। व्हाट इज अनवीकरणीय? अनवीकरणीय क्या? तो ऐसे स्रोत जिनका ज़्यादा इस्तेमाल करने से वो खत्म हो सकते हैं, मेरे अनवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। लेकिन नवीकरणीय स्रोत, नवी मतलब नया, बार बार उसको नई तरीके से मैं बना सकूं, वो मेरे नवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। अनवीकरणीय को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, जीवाश्म ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। जीवाश्म ऊर्जा को 3 भागों में बांटा गया, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस से। इतना समझ में आ गया। अब मैं बात करूं अनवीकरणीय की। अनवीकरणीय ऊर्जा को हम लोग 4 भागों में बांटे हैं। कौन कौन से, जरा समझो। पहला आपका आता है सौर ऊर्जा, पहला आता है आपका सौर ऊर्जा। दूसरा आपका आता है पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तीसरा आपके आते हैं नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। और चौथा आपका कौन सा प्रकार आ जाता है, बायोगैस, बायोगैस, बायोगैस। और एक लास्ट आता है आपका भूतापीय गैस, भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। अब ये क्या होते हैं, इनको और अच्छे समझेंगे। अभी केवल आप स्ट्रक्चर समझ लीजिए। नवीकरणीय को 5 भागों में डिवाइड किया गया, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, बायोगैस और भूतापीय ऊर्जा। इतना क्लियर। अब हम लोग शुरुआत करेंगे अपनी अनवीकरणीय ऊर्जा से और अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चले जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। अगर यहाँ से आपने समझ गए, कुछ है नहीं, वैसे मैं बताऊं यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सब आप अभी पढ़े हो। अभी 2 वीडियो में ही आपने पूरा इसका निचोड़ पढ़ रखा है। लेकिन अब आपको समझना यहाँ पर है अच्छी अच्छी बातें, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन अच्छे से निकलते हैं। समझ गए? स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके होंगे। अब उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इतना तो समझ चुके ही होंगे। बात करेंगे आगे अनवीकरणीय स्रोतों की। किसकी बात करेंगे? अनवीकरणीय स्रोतों की। लेक्चर को अच्छे से देखना और बातें कम किया करो, बातें कम किया करो। पूरा फोकस स्टडी पे किया करो, पूरा फोकस स्टडी के ऊपर किया करो, ठीक है ना। बात करेंगे अनवीकरणीय स्रोत की। ये अनवीकरणीय स्रोत क्या होता है? तो मैंने अभी आपको बताया, ऐसे स्रोत, कौन से स्रोत? ऐसे स्रोत जिनको, या सीधी लैंग्वेज में समझ लें, जिनको खत्म किया जा सकता है, जिनको खत्म किया जा सकता है, वो मेरे अनवीकरणीय स्रोत कहलाएंगे, ठीक है ना। जिनको खत्म किया जा सकता है। अब देखो, पहला मैंने बताया था क्या होता है, जीवाश्म। पहला आपका क्या आता है, जीवाश्म, जीवाश्म। अब ये क्या होता है, समझो जीवाश्म क्या होता है। आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है कि पृथ्वी पर, जैसे मैं बात करूं डायनासोर, अब से लगभग अरबों वर्ष पहले, कब, अरबों वर्ष पहले पृथ्वी पर क्या पाए जाते थे, अरबों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर डायनासोर पाए जाते थे। क्या पाए जाते थे? डायनासोर। लेकिन पृथ्वी पर कुछ ऐसी गतिविधियां हुई, कुछ ऐसे कारण आए कि वो डायनासोर ना खत्म हो गए। तो ठीक उसी प्रकार जब वो मर गए, दब गए, कहीं कुछ भी हुआ, तो उस धरती के नीचे, पृथ्वी के नीचे चले गए, और वहाँ पर पृथ्वी में गतियाँ हुई। पृथ्वी की प्लेटें, आपको पता होगा ना, पृथ्वी में प्लेटें पाई जाती हैं। वहाँ जब गतियाँ हुई तो उनके अंदर का जो पानी था और उनके जो अंदर, यानी जो वस्तुएं पृथ्वी के अंदर दब गई, इसको आप इस लैंग्वेज में भी कह सकते हैं कि करोड़ों वर्ष पहले, कब, करोड़ों वर्ष पहले जो पृथ्वी के अंदर दबे हुए सूक्ष्म जीव होते हैं, करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी के अंदर, किसके अंदर? पृथ्वी के अंदर, करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी के अंदर जो सूक्ष्म जीव कुछ भी कह लें, सूक्ष्म जीव दबे हुए हैं, उनसे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम लोग जीवाश्म ऊर्जा कहते हैं। कैसे उत्पन्न होती है समझो। आपको पता होगा कि हमारी पृथ्वी पर कभी कभी ऐसा होता है कि भूकंप वगैरह आ जाते हैं ना। क्या आ जाते हैं? भूकंप वगैरह आ जाते हैं। तो जब भूकंप आ जाते हैं तो मनुष्य भी, कुछ और भी, जब ज़्यादा तगड़ा भूकंप आ जाता है तो बहुत सी चीज़ें ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। और हम लोग पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, बहुत सी चीज़ें खाते हैं। तो एक समय ऐसा आएगा कि जब हमारे शरीर पर पृथ्वी का दबाव हमारे ऊपर पड़ेगा तो हमारे अंदर का पानी, ये सब चीज़ें निकलेगा, उसी से हम लोग जीवाश्म ईंधन बन जाता है। हमारे अंदर, जीवों के अंदर जो मटेरियल है उसी से जीवाश्म ईंधन बनता है। लेकिन कब? जब करोड़ों वर्ष तक वो नीचे पड़े रहते हैं, सड़ जाते, मर जाते, गल जाते, तब जाकर वहाँ पर जीवाश्म ईंधन
निकलता है। अगर समझ रहे हो तो आप लोग और अच्छे से समझ सकते हो, एकदम अच्छे से भी समझ सकते हो। कैसे? आप लोग देखते हो कि जीवाश्म में क्या होता है, आप लोगों ने समझ लिया ना। जीवाश्म में क्या होता है, तो करोड़ों वर्ष पहले जो सूक्ष्म जीव पृथ्वी के अंदर दब गए हैं, उनसे जो हमारा उत्पन्न होता है ऊर्जा, उसे जीवाश्म ऊर्जा कहते हैं, जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। और जीवाश्म ईंधन को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तो 3 कैटेगरी में, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। अब इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे हम लोग कोयला। क्या पढ़ेंगे? कोयला। दिक्कत ना लेना, मैं सब कुछ बताऊंगा और अच्छे से बताऊंगा, समझ में आपको आ जाएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि एक लाइक से आपके हमारा बहुत ज़्यादा मनोबल बढ़ जाता है, ठीक है ना। अब मैं इसके फर्स्ट पार्ट की करूं बात, तो होता है मेरा कोयला। ये कोयला क्या होता है, तो कोयला जो होता है वो पेड़ पौधों के अवशेषों से पाया जाता है। किससे पाया जाता है? पौधों के अवशेषों से। पौधों के अवशेषों से पाया जाता है, अवशेषों से। होता ऐसा कुछ है कि जो हमारे यहाँ पर पता है आपको कि वन बहुत है, वन बहुत है ना, वन। तो वन जो होता है बाढ़ के कारण, नहीं किसी कारणवश भूकंपों के कारण पेड़ पौधे जो कट जाते हैं, या फिर पेड़ों की जब क्या होती है कटाई, तो कुछ ऐसे अवशेष पड़ जाते हैं, कुछ ऐसे अवशेष बच जाते हैं, कुछ ऐसे भाग बच जाते हैं जो वहाँ पर शेष पड़े हुए रहते हैं। और पड़े पड़े वो क्या हो जाते हैं कि पृथ्वी के अंदर चले जाते हैं। और पृथ्वी के अंदर जाने के बाद करोड़ों वर्ष पहले, करोड़ों वर्ष बाद वो कोयले का रूप धारण कर लेते हैं, कोयले का रूप धारण कर लेते हैं। और वो कहीं ना कहीं खुदाई में पाए जाते हैं, खुदाई में मिल जाते हैं तुम्हारे कोयला। पौधों के अवशेष होते हैं जो करोड़ों वर्ष पहले जमीन में धंस चुके हैं, इनको अब निकाला जाता है, उसे कोयला कहते हैं, ठीक है ना। और कोयला आपका 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, लिग्नेट और एक होता है विटामिन ही तो है, देख लें जरा एक सेकंड के लिए। हाँ बिटमिन है, विटामिन नहीं बिटमिन और एक है आपका एंथ्रेसाइड। ये 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है आपका क्या? कोयला। लिग्नाइट, विटामिन और एंथ्रेसाइड, 3 चीज़ों से आपका बना होता है कोयला। कोयला क्या होता है, तो कोयला पौधों के अवशेष होते हैं, करोड़ों वर्ष पहले जमीन के अंदर धंस चुके होते हैं, जिनको निकाला जाता है। और इसका कार्य ऊर्जा के रूप में होता है, इसका कार्य ऊर्जा के रूप में होता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोग जीवाश्म याद रखना, जीवाश्म वेरी इंपॉर्टेंट है ना, जीवाश्म। क्लियर? अब पेट्रोलियम की बात करें, चलो अब पेट्रोलियम की बात करते हैं। क्या होता है पेट्रोलियम? पेट्रोलियम देखिए, पेट्रोलियम जो होता है वो आपका पूरा का पूरा निर्भर होता है जीवाश्म के ऊपर। जीवाश्म पूरा का पूरा किस पर निर्भर होता है? जीवाश्म के ऊपर। जो पेट्रोलियम होता है आपका, पेट्रोलियम, ये जीवाश्म के ऊपर ही निर्भर होता है। जो करोड़ों अरबों वर्ष पहले जीव जंतु जो नीचे दब गए हैं ना, जीव जंतु जो पृथ्वी में नीचे दबे हुए हैं जीव जंतु, उन जीव जंतु में जो पानी वगैरह होता है ना, नहीं H2O होता है, ये सब जो होता है H2, इसमें ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं हो पाती है। किसकी क्रिया? ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं हो पाती है, इसकी क्रिया नहीं हो पाती है। तब क्या होता है? पृथ्वी की प्लेटें खिसकती हैं। पृथ्वी की प्लेटें, आपको पता होगा पृथ्वी की प्लेटें हैं, चलिए मैं आपको पढ़ाऊंगा। पृथ्वी की प्लेटें क्या होती हैं? खिसकती हैं। और ये क्या होते हैं? जब पृथ्वी की प्लेटें खिसक जाती हैं तो इनमें ऑक्सीकरण क्रिया होने लगती है, और ये जो जल वगैरह ये सब है, ये सब बाहर पेट्रोलियम के रूप में आ जाता है, ये सब बाहर पेट्रोलियम के रूप में आ जाता है, ठीक है ना। जीव जंतु के अवशेष जो करोड़ों अरबों वर्ष पहले जमीन के अंदर धंसे हैं, उसमें ऑक्सीकरण की क्रिया कब होती है? जब पृथ्वी की प्लेटें खिसकती हैं और H2O वगैरह जो भी उनके शरीर में होता है वो सब बाहर की ओर आने लगता है। इसको हम लोग पेट्रोलियम कहते हैं। ये पेट्रोलियम का रूप धारण कर लेता है। चीज़ें समझ में आ गई? अब बात करेंगे हम लोग, जो लास्ट आता है वो होता है प्राकृतिक गैस से। प्राकृतिक गैस से ये क्या होता है समझो। ये जो होता है, इनका जो प्रमुख घटन होता है ये मेथेन होता है। क्या होता है? मेथेन। ये 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। जो प्राकृतिक गैसें हैं ये 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। प्राकृतिक गैस ये 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी चीज़ होती है? एथेन, मेथेन और ब्यूटेन।
और ब्यूटेन, ये 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती। प्राकृतिक गैसें आपकी 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं, एथेन, मेथेन और ब्यूटेन। और आपको पता है मेथेन गैस को एक नाम से और भी जानते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मेथेन गैस को एक नाम से और जानते हैं, वो नाम है आपका मास गैस। और ये भी याद रखना, जो मेथेन गैस है आपकी दलदली स्थानों पर पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन कई बार पेपर में निकल के आया है कि दलदली स्थानों पर कौन सी गैस पाई जाती है, तो आपकी मेथेन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस? मेथेन गैस दलदली स्थानों पर पाई जाती है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेथेन गैस को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो उसको मास गैस के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मास गैस के नाम से जानते हैं। और जो प्राकृतिक गैस होती है, इसमें एक पार्ट आता है आपका पेट्रोलियम गैस। क्या आता है? पेट्रोलियम गैस, ठीक है ना, एक पार्ट आता है पेट्रोलियम गैस। और पेट्रोलियम गैस क्या करता है, आप लोगों ने देखा होगा जो खाना बनाते हो, क्या बनाते हो? खाना। जो गैस पर आप लोग खाना बनाते हो उसमें कौन सी गैस प्रयोग होती है, तो उसमें एलपीजी गैस प्रयोग होती है। कौन सी गैस? एलपीजी गैस। एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है, तो होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एलपीजी का पूरा नाम क्या है, तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। और यह भी इंपॉर्टेंट है कि खाना बनाने में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, तो एलपीजी गैस प्रयोग की जाती है, जिसका पूरा नाम होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। समझ में आ गया? प्राकृतिक गैस 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, एथेन, मेथेन और ब्यूटेन। ये तीनों का सम्मिलित रूप होता है। और ये जो मेथेन होती है इसको मास गैस के नाम से भी जानते हैं। ये दलदली स्थान में पाई जाती है और इसका प्रयोग हम लोग खाना बनाने में करते हैं, जो कि आपको पता है मेथेन गैस सबसे ज़्यादा ज्वलनशील होती है। सबसे ज़्यादा ज्वलनशील गैस भी अगर पूछ लिया जाएगा तो भी वो मेथेन होती है। सबसे ज़्यादा ज्वलनशील गैस मेथेन होती है। ये बहुत जल्दी आग पकड़ती है। और एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 1 ग्राम, क्या बताने जा रहा हूँ, 1 ग्राम, जो 1 ग्राम तुम्हारी क्या होती है, गैस जलती है ना, 1 ग्राम गैस, तो ये कितने 50 जूल के बराबर तुम्हारा क्या करती है, उसमें ऊर्जा उत्पन्न करती है। 50 जूल के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करती है। याद रखना, 1 ग्राम, ओनली 1 ग्राम गैस तुम्हारी 50 जूल ऊर्जा उत्पन्न करती है। कौन सी गैस? पेट्रोलियम गैस। समझ में आ रहा है ना? पेट्रोलियम गैस। चीज़ें क्लियर हैं? यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठते हैं, आप लोग अच्छे समझना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठते हैं। समझ में आ गया? अब बढ़ें आगे। चलिए अब बात करेंगे नाभिकीय ऊर्जा की। किसकी बात करेंगे? नाभिकीय ऊर्जा की। देखिए भाई, वीडियो जरूर लाइक कर दीजिए। बिना कहे हुए आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें, क्योंकि कहना बार बार अच्छा नहीं लगता है। और आप लोगों के लिए ही तो हम लोग मेहनत करते हैं, अच्छा से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करते हैं, फिर भी आप लोग क्या करते हैं, वीडियो लाइक नहीं करते हैं, तो बहुत ज़्यादा ना हर्ट होता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए अब बात करेंगे नाभिकीय ऊर्जा। आपको पता है ये नाभिकीय क्या होता है? नाभिकीय क्या है? ये जीवाश्म अनवीकरणीय का सेकंड पार्ट है। अनवीकरणीय का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट तो मैंने पढ़ लिया प्राकृतिक गैसें, जो कि जीवाश्म का प्रकार थी, मैंने पढ़ रखा। अब बात करें नाभिकीय की। नाभिकीय क्या होता है? तो ये विखंडन से प्राप्त होता है। मैंने अभी आपको बताया था किससे प्राप्त होता है? विखंडन से। अभी आपको तो बताया ना कि ये जो तुम्हारा होता है ये विखंडन से प्राप्त होता है। और इसके परमाणुओं में ऊर्जा निहित होती है। इसके परमाणुओं में ऊर्जा क्या होती है? निहित होती है। इसके परमाणुओं में ऊर्जा निहित होती है। यही होता है मेरा नाभिकीय प्रकार। क्या होता है? नाभिकीय प्रकार। चीज़ें क्लियर हैं? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जरा एक बार सब लोग वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए। वीडियो को जल्दी से एक बार सब लोग शेयर कर दीजिए। चलिए इतना समझ गए ना, नाभिकीय की ऊर्जा क्या होता है, समझ गए थे ना। अब चलिए मैं बात करूं आणविकरणीय की। किसकी बात करूं? आणविकरणीय की। लेकिन आणविकरणीय तो हो गया। अब मैं बात करूंगा नवीकरणीय की। किसकी? नवीकरणीय की। और नवीकरणीय का मेरा पहला पार्ट क्या आता है? नवीकरणीय स्रोत। इसमें मेरा पहला क्या आता है? सौर ऊर्जा। पहला क्या आता है मेरा? सौर ऊर्जा।
सौर ऊर्जा। अब ये बताओ सौर ऊर्जा क्या है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जो सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। तो ये बताने की जरूरत हमें लग रहा नहीं होगी, है ना, ये नहीं होगी। अच्छा दूसरा मैं बात करूँ पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा, अच्छा आपको पता होगा कि पहले क्या होता था, पवन चक्कियाँ लगी होती थी, ऐसे डंडों के द्वारा पवन चक्कियाँ लगी होती थी जो ये बराबर मात्रा में घूमा करती थी, ऐसे ऐसे लगी होती थी, ये बराबर मात्रा में घूमा करती थी। तो इससे ऊर्जा उत्पन्न होती थी, ये ऐसे ऐसे चक्कर लगाया करती थी ना, ऐसे ऐसे, इससे ऊर्जा उत्पन्न होती थी जिसका प्रयोग हम लोग लाइट जलाने के लिए करते थे। लाइट जलाने के लिए ऊर्जा का प्रयोग हम लोग बहुत कामों के लिए करते थे। तो इसी को हम लोग पवन ऊर्जा कहते हैं। इसी को हम लोग पवन ऊर्जा कहते हैं, समझ गए, इसी को क्या कहते हैं, पवन ऊर्जा। अब बात करो तीसरा आता है आपका बायोगैस। क्या आता है, बायोगैस। थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए भाई मेरे, उसके ऊपर आप थ्योरी बना के खुद ब खुद लिख सकते हैं। मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर आपने लेक्चर को समझ लिया तो अभी क्वेश्चन पूछूंगा आप अपने आप आंसर दोगे। आप अपने आप बिना कोई नोट्स उठाए आप लोग आंसर दे दोगे, ठीक है ना, क्या बिना कोई नोट्स उठाए। तीसरा मैं बात करूँ भूतापीय। भूतापीय, भूतापीय ऊर्जा, ये क्या होती है ऊर्जा, ये तो बताया नहीं। तो पृथ्वी के गर्म होने से, पृथ्वी के गर्म होने से, क्या होने से, गर्म होने से। अब पृथ्वी गर्म होती है, आपको पता कि नहीं होता, गर्म होने से नहीं पता तो समझो। अगर कभी कभी सूर्य का प्रकाश क्या होता है, सूर्य का प्रकाश बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हार्ड होता है सूर्य का प्रकाश, तब वहाँ पर जो मेरा घर होता है, घर की छत होती है, घर की क्या होती है, छत, उस पर हम लोग ना बिना स्लीपर के चल नहीं सकते हैं, इतना ज़्यादा हार्ड हो जाता है वहाँ पर। तो वहाँ पर अगर हम लोग पानी वगैरह रख देना, क्या रख दें, पानी वगैरह, अगर हम वहाँ पर पानी वगैरह रख देना तो एक समय ऐसा आएगा कि पानी जो होगा वो ऊष्मा बनकर उड़ जाएगा, वो भाप बनकर उड़ जाएगा पानी। किस कारण, वहाँ पर सूर्य का प्रकाश बहुत हार्ड है, वहाँ पर पृथ्वी गर्म हो चुकी है, वहाँ पर भूतापीय ऊर्जा हो जाती है। आप लोग देख रहे होंगे कि बरसात का पानी, जैसे मैं मान लूँ ये तालाब है, ये तालाब, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है, लेकिन जब अधिक गर्मी होती है, क्या होती है, अधिक गर्मी, जब अधिक गर्मी होती है तो ये पानी धीरे धीरे सूख जाता है। सूखने के बाद एक समय ऐसा आता है कि पानी, तालाब में पानी ही नहीं बचता है, केवल मिट्टी मिट्टी बचती है। ये किसके कारण होता है, सूर्य भाप को बना, पानी भाप में बनाकर उड़ा ले जाता है। लेकिन भाप कब बनता है, जब पृथ्वी मेरी गर्म होती है, जब पृथ्वी क्या होगी, गर्म होगी, और पृथ्वी गर्म का मतलब भूतापीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। चीज़ें क्लियर, समझ में आ गया। अब मैं बात करूंगा आगे बायोगैस की। किसकी बात करूंगा, बायोगैस प्लांट की। अच्छे समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट भैया टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। अब किसकी बात करूंगा, 4 नंबर आता है मेरा बायोगैस की। बायोगैस, ये बायोगैस क्या है, बायोगैस, बायोगैस। अब समझो यहाँ पर बायोगैस आपको पता होगा, ऐसे मैंने चलिए ऐसे बना दिया आपको, बायोगैस समझने के लिए बना दिया ना बायोगैस। देखिए भाई हंसा मत करो आप लोग डायग्राम से, केवल आपको बनाने के लिए, समझाने के लिए ही मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना, समझाने के लिए ही मैं आपको बताता हूँ। ये बायोगैस का कोई एक प्लांट बन गया, क्या बन गया, प्लांट, बायोगैस का प्लांट ही आपका बनकर तैयार हो गया। बायोगैस होता क्या, इसको हम लोग गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं, याद रखना। कभी पूछ लेता है कि गोबर गैस को दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो श्रीमान उसको हम लोग बायोगैस के नाम से जानते हैं, या बायोगैस को दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम गोबर गैस के नाम से जानते हैं। देखिए जो मलमूत्र होता है, मलमूत्र किसका, पशुओं का, वो हम लोग एक गड्ढे में डालते हैं, यहाँ पर एकत्रित कर देते हैं मलमूत्र, और ये मलमूत्र ऑक्सीकरण की क्रिया करके यहाँ पर वहाँ पर वो उत्पन्न होती है गैस। ये गैस यहाँ पर आती है और इस प्लांट में आके बनती है धीरे धीरे। ये यहाँ से गोबर धीरे धीरे ऐसे ऐसे जैसे ऑक्सीकरण की क्रिया होती है यहाँ पर आता चला जाता, और यहाँ से ये गैस यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर आपकी लगी होती है क्या, ऑन ऑफ वाला बटन, समझ लीजिए कोई भी बंद खोलने वाली चीज़, डिबरी लगी होती है, यहाँ से हम लोग तार लगाकर इस ऊर्जा से उत्पन्न कर सकते हैं। इससे बहुत से लोग, अच्छा आपने देखा भी होगा छोटे छोटे सेल होते हैं, सेल क्या होते हैं, सेल। तो सेल से छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, छोटे छोटे बल्ब जलाते हैं। हाँ, छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे बल्ब जलाते हैं। आप थोड़े नहीं जलाओगे, आपको तो इतना टाइम ही कहाँ है, आपको तो ना मोबाइल चलाने से टाइम ही नहीं, तो आप आविष्कार क्या करोगे, क्या करोगे आविष्कार। छोटे छोटे बच्चे सेल को क्या करते हैं, किसी बात में रख देते, किसी बर्तन में, उसमें गोबर भर देते हैं, तो वहाँ से तार, जो एकदम सेल खराब हो चुके हैं, उन सेलों से वो ऊर्जा उत्पन्न कर लेते हैं। इसी को ऊर्जा हम बोलते हैं बायोगैस।
यहाँ से केवल एक ही क्वेश्चन उत्पन्न हो सकता है कि बायोगैस को दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो गोबर गैस को बायोगैस के नाम से जानते हैं। चीजें क्लियर? आगे बढ़ें, बताओ आगे आपका कौन सा ऊर्जा आता है, आगे आपकी कौन सी ऊर्जा आती है जरा बताओ। बस आगे तो आपकी कोई ऊर्जा है नहीं हमको लग रहा है ना। हाँ चलिए अब देखेंगे, बात करेंगे हम लोग क्वेश्चनों की। किसकी बात करेंगे? क्वेश्चनों की, कि क्वेश्चन इसमें कैसे पूछे जाते हैं। थोड़े से क्वेश्चन देख लें इसमें कैसे पूछे जाते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, लिखा है, पहले मैं केवल पूछ रहा हूँ ना, आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोग आंसर देना। मैं साफ कर दूं, मैं भी आंसर बता दूंगा बाद में, आप लोग देखना। देखिए कहा गया है कि एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक है, एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक है न्यूटन मीटर, जूल, अर्ग या दोनों। तो एसआई मात्रक मैंने क्या बताया था होता है आपका जूल। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? जूल। तो पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जूल। देखिए जो पढ़े उसी से आंसर बन रहे। दूसरा, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं ऊर्जा। क्या कहते हैं? ऊर्जा। जितना कार्य करोगे उसकी दर को तो ऊर्जा कहेंगे। तो ये हो गई मेरी ऊर्जा। तीसरे में बात करूं, ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का मात्रक है आपका जूल। तो तीसरे नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? जूल। तीसरे नंबर का आंसर जूल, ऊर्जा का मात्रक जूल। अच्छा अगला क्वेश्चन निकल कर आता है कि ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। 4 ऑप्शन है, जीवाश्म ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला और पेट्रोलियम। तो इसमें क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा नवीकरणीय का मतलब जो दोबारा से उत्पन्न की जा सके। सौर ऊर्जा को दोबारा से उत्पन्न कर सकते हो बिल्कुल। अगर आपकी बैटरी ना डाउन हो गई है, बैटरी क्या हो गई आपकी? डाउन हो गई, तो दोबारा से उस पर प्रकाश की किरण पड़ेगी, वो फुल से फुल चार्ज हो जाएगी। क्लियर? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है प्रकाश ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में, उसमें ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा का। सोलर सेल में मुख्य रूप से कौन सा होता है? तो मैंने बताया था, मैंने क्या बताया था कि प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। जो प्रकाश ऊर्जा होती है किस ऊर्जा में बदल जाती है? विद्युत ऊर्जा में। क्लियर? क्योंकि ये प्रकाश से बनती है और ये प्रकाश से बनने के बाद हम लोग कन्वर्टर लगाकर इसको विद्युत ऊर्जा में बना सकते हैं। तो चीज़ें समझ में आई? देखिए कितनी आसानी से आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया, कितनी आसानी से क्वेश्चन कर लिया है ना। वैसे बहुत से क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आप पढ़े हुए हो, सभी क्वेश्चन पढ़े हुए। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा पूरा टॉपिक। अगर मजा आया है वीडियो में तो वीडियो को कर देना लाइक और साथ में दोस्तों के साथ कर देना शेयर। और हाँ, जो मेरे नए व्यूवर वीडियो देख रहे थे, अगर उनको वीडियो सबसे अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट बजे, जो कि है मेरी मैथ की क्लास और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्लास होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे।